I can't believe। नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो क्लास 9 में पढ़ाया जाने वाला एक चैप्टर जिसका नाम द साउंड ऑफ म्यूजिक है, उस पर आधारित है। मेरा यह जो लेसन है यह क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है जिसे बीहाइव से लिया गया है, जिसके राइटर डिबोरो काउले हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैंने लिखे हैं, वह पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट से आप पूरे मतलब चैप्टर पर एक आप सरसरी दृष्टि देख सकते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या है। तो अब मैं इस चैप्टर का टेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ के मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में चालू करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और उसके पश्चात आप मेरे वीडियो को यदि अच्छा लगे तो उसको शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ अपना चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ और अब आप अपने किताब को खोल लीजिए और स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए टेक्स्ट को। रश आवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर क्राउड्स मतलब कि रश मतलब होता है तेज़ी से और आवर मतलब होता है समय, क्राउड्स में भीड़। तो तेज़ भीड़ भाड़ जोसल व धक्का मुक्की करती है फॉर पोजिशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म जो ज़मीन के नीचे ट्रेन चलती है जिसे मेट्रो ट्रेन कहते हैं, तो उस ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लोग धक्का मुक्की कर रहे थे अपने पोजीशन मतलब अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, अपनी जगह को प्राप्त करने के लिए। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर एंड देन हर 17 ईयर्स। अ स्लाइट गर्ल 17 ईयर्स वाज नर्वस एंड एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। अ स्लाइट गर्ल, स्लाइट बोलता है छोटी लड़की, छोटी और पतली लड़की। तो एक छोटी और पतली लड़की लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो उसकी उम्र वास्तव में 17 साल थी लेकिन वो 17 साल से भी छोटी दिखाई दे रही थी। वाज नर्वस एंड एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। और वह बहुत ही नर्वस, बहुत बेचैन महसूस कर रही थी, लेकिन वह एक्साइटेड भी थी, उत्तेजित भी थी, जैसा कि शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन। जैसे ही ट्रेन का आने का जो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, जिसको महसूस कर सकती थी, उसको महसूस करके उसने एक्साइट भी महसूस किया, उसने उत्तेजना भी महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फर्म। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन के एक प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में वह उस लड़की का यह पहला दिन था। वह पहली बार वहाँ पे आ रही थी। एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फेस फ्रॉम स्कॉटिश फर्म। और स्कॉटलैंड के धरती से आने वाले सभी टीनेजर के लिए सभी टीनेजर को वह एक भयभीत करने वाला समय था। यानी कि डोंटिंग होता है डांटना, फटकारना, भयभीत करना। तो वह पर्याप्त था कि कोई भी स्कॉटिश फर्म से आने वाली कोई भी टीनेजर के लिए यह एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला था। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे जाते समय उसके मन में कुछ भय भी था, कुछ डर भी था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन यह जो प्रेरित महिला है, जो कि मतलब म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन मतलब संगीतज्ञ, यह जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन द मोस्ट, मतलब कि वो अधिकांश लोगों से अधिक बड़ी चुनौती का उसने सामना किया। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वह अत्यधिक रूप से मतलब बहुत गहराई से वह डीप बहरी थी। प्रोफाउंडली होता है द इनर मोस्ट मतलब डीप, जो सबसे नीचे जो गहराई होती है, मतलब काफ़ी गहरा। तो डीप मतलब गहरा और वो बहरा। तो वह शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बहरी थी, यानी कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। शी वॉज अनएबल टू हियर समथिंग।
एवलिन ग्लेनिस लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब उस लड़की का नाम क्या था? एवलिन ग्लेनी था, जिसके लॉस ऑफ हियरिंग, जिसके उसको सुनने की क्षमता जो थी हैड बीन ग्रेजुअल, उसके सुनने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। सबसे पहले उसकी माँ जो थी उसको याद आता है वो समय जब उसने यह नोटिस किया कि उसके बेटी के साथ जरूर कुछ, उसकी पुत्री के साथ जरूर कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, जब वह 8 साल की थी मात्र। तो एवलिन पियानो के पास बैठकर पियानो को बजाने का इंतजार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी। तो इजाबेल ग्लेनी ने क्या कहा? इजाबेल ग्लेनी, मैंने बताया था कि वह इजाबेल ग्लेनी जो है वह एवलिन ग्लेनी की माँ है। तो इजाबेल ग्लेनी ने कहा कि उसने सबसे पहले तब महसूस किया जब उसको उसके नाम से बुलाया गया, मतलब ग्लेनी को उसके नाम से बुलाया गया और वो जरा सा भी नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड। मैंने तुरंत महसूस किया, मैंने अचानक महसूस किया कि वह कुछ भी नहीं सुन सकती। इजाबेल ग्लेनी ने कहा फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। जब किसी व्यक्ति में कुछ कमियां आती है तो वह अक्सर छिपाने का प्रयास करता है। तो एवलिन ग्लेनी ने वैसा ही किया। फॉर क्वाइट अ वाइल, मतलब कुछ समय तक एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डिफनेस। एवलिन जो थी वह अपने बढ़ते हुए बहरेपन को कुछ समय तक लोगों से छिपा रखा था, जिसमें उसके फ्रेंड्स भी शामिल थे और उसके टीचर्स भी, उसके अध्यापक भी शामिल थे। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर headmistress urged her parents to take her to a specialist. बट बाय द टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शी वाज 11, जब वह 11 साल की हो गई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, तो उसका यह जो चिन्ह था, मतलब जो बहरापन था, वह धीरे धीरे खराब होती चली गई। एंड हर हेडमिस्ट्रेस, तो उसकी मुख्य अध्यापिका ने कहा, अर्ज्ड हर पेरेंट्स, उसकी मुख्य अध्यापिका ने उसके माता पिता से कहा, एवलिन के माता पिता से कहा, टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसे वह किसी स्पेशलिस्ट के यहाँ ले जाए, किसी विशेषज्ञ के यहाँ ले जाए, ताकि उसका प्रॉपर इलाज हो सके। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो इट वॉज देन तब डिस्कवर्ड, तब इसकी खोज हुई, तब इसके बारे में पता चला कि हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि वह सीवियरली और भयानक तरीके से, गंभीर तरीके से वह कमज़ोर होती गई, सुनने में, मतलब उसके सुनने की जो क्षमता थी वह कमज़ोर होती गई। इम्पेयर होता है वीकनेस, तो वह कमज़ोर होती गई एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व, क्योंकि उसके जो नर्व थे, जो कानों के नर्व थे, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे, जिसका परिणाम से वह क्या हो रही थी, बहरी होती चली जा रही थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. They were advised, उन लोगों को, मतलब कि उनके परिवार को, एवलिन के परिवार को लोगों ने सलाह दिया कि वह एवलिन को हियरिंग एड्स लगाए। हियरिंग एड्स एक मशीन होता है जो कानों में लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति को ऊंचा मतलब जो बोलता है तो उसको सुनाई देने लगता है। तो लोगों ने उसके परिवार को सलाह दिया कि वो एवलिन को हियरिंग एड्स पहनाए और उसे बहरों के स्कूल में मतलब ले जाए, जहाँ पे उसका स्पेशल जो क्लास चलेगा, जिससे वो पढ़ सकती है। तो गूंगे और बहरों के लिए एक अलग सा स्कूल होता है, जो स्पेशल कॉलेज होते हैं, वहाँ पे उसको एडमिट करने की सलाह दी जाती है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन उस समय को याद करती है तो कहती है कि सब कुछ जो था सडनली लुक्ड ब्लैक, वो सब कुछ मुझे काला दिखाई देने लगता था। यानी कि मुझे बहुत ही निराशा हुई जब मुझे पता चला कि मेरे कान जो है पूरी तरह से बहरे हो गए, तो मुझे अत्यधिक निराशा हुई, एवलिन ने कहा। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन जो थी, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन बहुत आसानी से इन सब को छोड़ने वाली नहीं थी। वह एक चुनौती एक्सेप्ट करने वाली महिलाओं में से एक थी, लड़कियों में से एक थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक।
शी वॉज डिटरमाइंड, उसने यह निर्णय कर लिया था कि टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि वो सामान्य जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और वह संगीत में अपने इंटरेस्ट को, अपनी रुचि को वो अवश्य खोजेगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक बार एक घटना घटी कि उसने देखा कि एक लड़की जो है वो जाइलोफोन बजा रही है, तो उसके मन में भी इच्छा आती है कि वह भी जाइलोफोन को बजाए। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत से अध्यापकों ने उसे मना किया ऐसा करने से, लेकिन उसके पोटेंशियल को पहचानने वाले एक प्रसिद्ध परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स था, जो कि परकशनिस्ट मतलब होता है जो ड्रम बजाता है। तो ड्रम बजाने वाले रॉन फोर्ब्स ने उसके पोटेंशियल को, उसकी तीव्रता को पहचाना। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उसने एक बड़े से ड्रम को दो अलग अलग नोट्स पे, हाई और लो नोट्स पे उसने उसको बजाना आरंभ किया। और वो कहता है डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट्स सम अदर वे, से एवलिन। और तब वह कहता है कि तुम जो भी म्यूजिक में बजा रहा हो उसे अपने कानों से सुनने का प्रयास ना करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, बल्कि इसको किसी दूसरी तरह से महसूस करने का प्रयास करो, इसको दूसरी तरह से सुनने का प्रयास करो। तो एवलिन कहती है सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। तो अचानक सडनली एवलिन कहती है कि अचानक मुझे यह महसूस होता है कि जो हाई ड्रम पे, जो भारी ड्रम था जिसकी आवाज़ मोटी थी, वह मुझे कमर के ऊपर महसूस हुआ, और जो आवाज़ धीमी थी वह मुझे महसूस हुआ, मतलब कि वो लो नोट पे था, वो मुझे महसूस हुआ कमर के नीचे। तो एवलिन ने यह महसूस किया कि उसके शरीर मतलब इस ड्रम को रियलाइज़ कर सकते हैं, ड्रम की आवाज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसे इस बात का बोध होता है, उसको इस बात का बारे में पता चलता है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो फोर्ब्स ने उसके साथ, एवलिन के साथ मेहनत किया और उसने उसके रेगुलर प्रैक्टिस कराई। तो उसके रेगुलर प्रैक्टिस करने के कारण ही एवलिन जो है उसने संगीत को अपने पूरे शरीर से महसूस करना आरंभ कर दिया था, और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो उसके शरीर के अलग अलग अंग थे, उससे वह अलग अलग नोट्स को पहचानने लगी थी। तो यह उसके परिश्रम का प्रयास था कि यह उसके परिश्रम का फल था कि वह संगीत को अब महसूस कर सकती थी अपने बॉडी से, अपने शरीर से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। तो एवलिन कहती है कि मैं अब अपने दिमाग, मन से और शरीर से साउंड और वाइब्रेशन को महसूस करना मैंने सीख लिया था। द रेस्ट वाज शियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और जो अन्य जो कुछ था वो था केवल डिटर्मिनेशन, मतलब कि एक दृढ़ निश्चय था, और एक हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम, क्योंकि अभी उसको संगीत सीखना बाकी था। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। जब वह 16 साल की थी तो उसने यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का एक टूर किया, और वह यूथ ऑर्केस्ट्रा में उसने भाग लिया। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने यह निर्णय ले लिया था कि वह संगीत को ही अपना जीवन बनाएगी। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। तो वह क्या कैसी ऑडिशन, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है, उसमें उसने ऑडिशन दिया, उसने अपना प्रदर्शन किया, और एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। और उस अकादमी के इतिहास में उसने सबसे ज़्यादा नंबर भी उसने प्राप्त किया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो परफॉर्मेंस मतलब होता है एकल मतलब जो परफॉर्मेंस होता है, यानी कि जब कोई सिंगल व्यक्ति परफॉर्म करता है तो उसको सोलो परफॉर्मेंस बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। तो धीरे धीरे अब उसकी पहचान होने लगी, और वह ऑर्केस्ट्रल वर्क, मतलब जहाँ ऑर्केस्ट्रल वर्क में जहाँ पे बहुत सारे लोग उसके साथ कार्य करते थे, उससे वह उठकर वह सोलो परफॉर्मेंस देने लगी, वह अपना अकेले मतलब प्रदर्शन करने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और जब वह
अपने 3 साल का मतलब जब उसने 3 साल लगातार जब उसने म्यूजिक बजाना जारी रखा और अपना प्रदर्शन करता रहा, तो इन 3 सालों के अंत तक उसने बहुत से मतलब बड़े बड़े अवार्डों को उसने कैप्चर कर लिया, मतलब पा गई, यानी कि उसको बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। जब उसने केवल उसने अभी 3 साल ही उसने अभी परिश्रम किया था, तो 3 साल के परिश्रम के अंदर उसने बहुत सारे अवार्ड पर कब्जा कर लिया। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सभी चीज़ों के लिए कभी भी एवलिन ने कभी भी किसी भी हीरोइक अचीवमेंट मतलब किसी भी बड़े मतलब हीरोइक अचीवमेंट का उसने सहारा नहीं लिया, बल्कि ये सब कुछ उसने अपने मेहनत के बल पे अपने दम पर उसने हासिल किया था और वह इस मुकाम पर पहुंची थी क्यों यह उसके मेहनत का ही परिणाम था। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो वो कहा करती थी कि यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो आप निश्चित रूप से आप वहाँ अवश्य पहुँच जाएंगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मतलब कि हजारों इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए वह मतलब मास्टरी मतलब उस पर प्राप्त करते हुए वह मल्टी परकशनिस्ट मतलब कि जहाँ पे ढेर सारे लोग जो ड्रम बजाते हैं उस प्रोग्राम में वह अपने चरम सीमा पहुँच गई, अपनी ऊंचाई पहुँच गई, यानी कि वह अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए अंत में वह शिखर पे पहुँचने में सफल हो जाती है, जहाँ पे जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का था, यानी कि जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक का जो मंच था उस मंच से वो अपने ऊंचाई पर पहुंचती है। इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच मतलब यह बहुत ही विशेष बात थी, बहुत ही विचित्र बात थी कि एवलिन को कार्य करते हुए देखकर मतलब इतने आराम से वो एवलिन कार्य को अपने कर रही थी विदाउट हियरिंग मतलब बिना सुने, मतलब उसको सुनाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन वह अपना प्रदर्शन बहुत ही शानदार तरीके से किए जा रही थी। In our 2 hours discussion, she never missed a word. 2 घंटे के डिस्कशन मतलब जो हम लोग वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा she never missed a word कि उसने संगीत में म्यूजिक में एक भी वर्ड को मिस नहीं किया, एक भी मतलब जो धुन था उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होती है। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। वो हंसते हुए कहती है कि जो व्यक्ति का जो दाढ़ी बड़े बड़े होते हैं वह मुझे मेरे लिए परेशानी खड़ा करते हैं, उनको देखकर मैं भयभीत होती हूँ। इट इज़ नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, क्योंकि वो इसका कारण बताता है इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज। इसका कारण एवलिन कहती है कि यह केवल लिप्स को देखना मात्र नहीं होता है, बल्कि उसका पूरा चेहरा बयान करता है, खासतौर से उसकी आँखें। तो उसकी आँखें बयान करती है कि वह व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और क्या कहना चाहता है या कैसा उसको लग रहा है। तो वह केवल आँखों से ही लोगों को पहचानती थी कि लोगों का परफॉर्मेंस, लोगों की प्रतिक्रियाएँ क्या है उसके म्यूजिक के प्रति। सी स्पीक फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिट। स्कॉटिश लिट मतलब होता है स्कॉटलैंड के लहजे में, जब वो चूँकि स्कॉटिश थी तो वो स्कॉटिश लहजे में मतलब फ्लॉलेसली मतलब बिना रुके बेरोक टोक के वह निरंतर बोला करती थी और वह उस पर बात करती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो वह बताती थी कि मेरे भाषण क्यों क्लियर है, क्यों स्पष्ट है, क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तो मैंने सब कुछ सुना था, तो इसलिए मेरे स्पीच जो थे वो क्लियर थे। शी सेज मतलब वो कहा करती थी, बट डैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन यह इस बात का एक्सप्लेन नहीं करता था, इस बात की व्याख्या नहीं करता था कि आखिर उसने किस प्रकार फ्रांसीसी भाषा या बेसिक जापानीज भाषा को उसने मैनेज किया था। यह इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जहाँ तक म्यूजिक का सवाल है वह कहती है इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। यह मेरे शरीर के हर एक रोम में प्रवेश कर जाती है। इट टिंगल्स इन द स्किन माई चिकनेस चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। वो कहती है कि यह मेरे स्किन को, यह मेरे त्वचा में प्रवेश करके मुझे मतलब कुरेदती है। माई चिक बोन्स मेरे गाल के हड्डियों में और मेरे बालों में, मतलब कि यह हर चीज़ों से वो संगीत को महसूस कर सकती थी। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन
शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। वेन शी प्लेस द जाइलोफोन, वह जाइलोफोन जब बजाती है, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। तो वो कहती है कि वह जाइलोफोन का जो साउंड था, म्यूजिक था, उसको मतलब अपने छड़ी से वह अपने उंगलियों के जरिए अपने शरीर के भीतर आता हुई महसूस करती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडीज। और जब वह ड्रम को बजाने के लिए झुकती है तो ड्रम की जो आवाज़ है उसके रिजोनेंस से, उसके मतलब प्रतिध्वनित से, उसकी आवाज़ से क्या होता, उसको अपने शरीर में सब कुछ वो महसूस कर सकती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर एज। वुडन प्लेटफॉर्म पर, मतलब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वह अपने शूज़ को, अपने जूतों को उतार दिया करती थी ताकि वह मतलब जो कंपन है वह कंपन उसके नंगे पैरों से उसको पैरों में प्रवेश कर सके, इसके लिए वह अपने शूज़ को भी उतार दिया करती थी। तो इस प्रकार वह अपने पैरों से भी संगीत को महसूस करने का उसके पास मतलब अभ्यास था, वो संगीत को पैरों से भी महसूस कर सकती थी। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। अगर एवलिन अपने श्रोतागण को सरप्राइज करती है, आनंदित करती है, तो इसमें कोई मतलब आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, नहीं होती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के एक सम्मानित सोलोसिस्ट ईयर अवार्ड में उसको प्रस्तुत किया जाता है। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. तो उस अवार्ड के दौरान ही जो वहाँ के मास्टर परकशनिस्ट थे जिनका नाम जेम्स ब्लेड था, तो जेम्स ब्लेड ने उनके पर टिप्पणी किया कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान ने उनके सुनने की क्षमता को मतलब ले लिया है, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उन्होंने, ईश्वर ने उनको कुछ उससे ज़्यादा कुछ विशिष्ट शक्ति उसको वापस प्रदान कर दिया है। वाट वी हियर्स शी फील्स, जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं वह उसे महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और इतना महसूस कर सकती है कि वो हम में से हम जितना सोचते हैं उससे भी ज़्यादा वो गहराई से उसको महसूस कर सकती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वह अपने म्यूजिक को इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक। एवलिन ने इस बात का स्वीकार किया कि वह वर्काहोलिक है, मतलब वह अपने कार्य में हमेशा लगी रहती है और उसे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई हैव जस्ट गॉट टू अ वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वो कहती है कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मैंने उस प्रकार के कार्य को किया है ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, जो किसी क्लासिकल म्यूजिशियन के लिए पर्याप्त रूप से काफ़ी कठिन हो। बट द रिवार्ड्स आर इनामरस, लेकिन उसने कहा जो रिवार्ड्स है, जो उसको पुरस्कार है, वो बहुत ज़्यादा हैं, इनामरस है, विशाल है। मतलब अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर कंसर्ट, मतलब वो नियमित कंसर्ट के अलावा से अलग हटकर एवलिन जो है वह फ्री कंसर्ट भी लोगों को देती है, जैसे जेलों में और हॉस्पिटल में। कंसर्ट मतलब होता है म्यूजिक बैंड होता है, जो संगीत होते हैं, तो संगीत बजाने वाला वो समूह होता है कंसर्ट्स। तो सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और वह मतलब कि यंग म्यूजिशियन, मतलब कि जो नौसिखिया म्यूजिशियन होते हैं उनके क्लास को वह बहुत ही ज़्यादा प्राथमिकता दिया करती थी। एनी रिचलिंग ऑफ द विडोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन सेज शी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। दे सी डैट देयर इज नो वेयर डैट दे कैन नॉट गो। तो एनी रिचलिन नाम की एक महिला जो कि विडोवन फंड फॉर डीप चिल्ड्रन के लिए काम करती थी, वह कहती है शी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन, कि वह बहरे बच्चों के लिए एक चमकता हुआ अभिप्रेरणा है। दे सी डैट देयर इज नो वेयर डैट दे कैन नॉट गो। वे एवलिन को देखकर वह यह बात को महसूस करते हैं कि
वे उन सब चीज़ उस जगह को भी दे सकते हैं जहाँ कोई नहीं जा सकता, लेकिन वे जा सकते हैं। मतलब कि ऐसी कोई स्थान नहीं है जहाँ पे वे पहुँच ना सके, जहाँ पे वह जा ना सके। तो यानी कि निश्चित रूप से वह बहरे बच्चों के लिए भी अभिप्रेरणा बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं था। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी मतलब कि पहले ही वह सभी चीज़ उसने पूरा कर लिया था जिससे उससे अधिक उम्र के लोग अपने उम्र में जितना पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा। शी हैज़ ब्रॉड परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। और उसने परकशन को ऑर्केस्ट्रा के एकदम सामने लाकर खड़ा कर दिया। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने डेमोन्स्ट्रेटेड और उसको प्रदर्शित किया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, कि यह बहुत ही चलायमान होते हैं, बहुत ही चलायमान हो सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड people who look to her and say if she can do it, I can। she has given inspiration to those, वह उन लोगों को भी प्रेरित करती है who are handicapped, जो कि विकलांग हैं, handicapped हैं। people who look to her, जो भी व्यक्ति उसको सुनता है, जो भी व्यक्ति उसको देखता है and say, कहता है if she can do it, I can। वह यह बात को कहता है कि यदि मतलब कि एवलिन ग्लेनी यह कार्य कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू मिलियंस। एंड नॉट द लिस्ट, और थोड़ा सा भी कम नहीं, उसने मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में शी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर्स ऑफ मिलियन, उसने लाखों लोगों को मतलब कि बहुत ही आनंदित किया है अपने संगीत के जरिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एवलिन ग्लेनी जो भी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, उसके लिए चैलेंज था कि जीवन में वो लड़ते हुए, अपने बहरेपन से लड़ते हुए वह मतलब संगीत के हाई पोस्ट पर पहुंचती है, उच्च मकान पर पहुंचती है। तो उच्च मुकाम पर पहुंचने के लिए उसे काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ा और उसको बहुत से चीज़ों को अभ्यास करने के लिए उसको अपने शरीर को ही अपना ईयर बनाना पड़ा, अपना कान बनाना पड़ा। मतलब कि उस शरीर के हर एक अंगों से को उसने अपना ईयर बना लिया और वह हर एक अंगों से वह संगीत को सुनने नहीं लगी। ये उसके अथक प्रयास का ही परिणाम था कि वह संगीत को इतने बारीकी से उसने समझा और संगीत को उसने फिर अपने हार्ड वर्क से, अपने मेहनत के बल पे वह संगीत को मतलब संगीत के उच्च मकाम पर पहुंच सकी और संगीत को मतलब हाई लेवल पे वह परफॉर्मेंस दे सकी। तो शुरुआत में देखते हैं कि जो एवलिन ग्लेनी थी वह ऑर्केस्ट्रा में वर्क करती है और ऑर्केस्ट्रा में अपना परफॉर्मेंस देती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पहचान बनती गई और वह सोलो परफॉर्मेंस भी देने लगी और धीरे धीरे करके वह कभी भी पीछे नहीं मुड़ी और वह आगे की ओर बढ़ती चली गई और वह विश्व का एक प्रतिष्ठित म्यूजिशियन बन सकी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट दिए हैं, तो इस पॉइंट्स को आप समझ लीजिए कि यह जो पॉइंट है, इसी पॉइंट के आधार पे आप अपने प्रश्नों के उत्तर को दे सकते हैं, क्वेश्चन को उत्तर दे सकते हैं। और मेरा आज का वीडियो बस इतना ही और आशा करते हैं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि मेरा यह वीडियो अच्छी है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि यह बेल आइकन ही है जो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो तक पहुंचाएगा। तो आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करिएगा और अधिक से अधिक मेरे चैनल का प्रचार प्रसार करें। तो बस आज के लिए इतना ही और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे वीडियो को देखा और मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।